हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ऑल इन वन है। मेरा नाम हैमी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है, वो कहाँ सिचुएटेड है, और ये चाइना और इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसका यूज़ करके इसको ब्लॉक करके इंडिया कैसे चाइना को परेशान कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर आप देखें तो एक बहुत तंग जलमार्ग है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में है, और ये इंडियन और पैसिफिक ओशन दोनों को जोड़ता है, और इसीलिए ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इतना ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत सारे शिपमेंट्स गुजरते हैं। रोज़ाना यहाँ से 16 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल के निकलते हैं, और चाइना, जापान और साउथ कोरिया का 80% जो ऑयल इंपोर्ट है वो इसी रूट से होकर गुजरता है। और हर एक साल 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड इसी ट्रेड रूट से होकर गुजरता है, और पूरे साल में 83,740 वेसल्स यहाँ से गुजरते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात की पूरे वर्ल्ड के बारे में, अब हम बात करेंगे चाइना की, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक चाइना और इंडिया के ऊपर है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि चाइना के लिए ये रूट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चाइना के जो मेन ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो हैं ईरान, अंगोला, वेनेजुएला और सऊदी। और जितने भी चाइना के ऑयल शिपमेंट्स हैं, ये कंट्रीज जितनी भी चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं वो इसी रूट से होकर गुजरती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर से बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे जितनी भी कंट्रीज जो चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं वो कैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके निकलती हैं, कैसे उनकी शिपमेंट्स इस ट्रेड रूट से होके गुजरती हैं। तो इसीलिए चाइना के लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ चाइना का जो ऑयल इम्पोर्ट है वो इसी रूट से होकर गुजरता है, और अगर इंडिया चाहे तो इंडिया बहुत आसानी से इनके जो रूट है उसको ब्लॉक कर सकता है। और इंडिया ये कैसे कर सकता है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अगर जहाँ तक चाइना को ब्लॉक करने की बात है, चाइना के ऑयल शिपमेंट्स को, तो वो इंडिया कर सकता है अपनी इंडियन नेवी के थ्रू। इंडियन नेवी का इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इंडियन नेवी के बहुत सारे नेवल स्टेशंस इंडियन ओशन के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड हैं, जैसे आईएनएस कोहाना, उत्तरकोश, जरावा और बाज। इन नेवल स्टेशंस का इस्तेमाल करके इंडियन नेवी बहुत आसानी से चाइना के जो शिपिंग कंटेनर्स हैं, जो ऑयल शिपिंग कंटेनर्स हैं, या और उनका जो ट्रेड का जो सामान होता है उनको बहुत आसानी से वहाँ पे रोक सकते हैं। और इससे क्या होगा कि चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, क्योंकि चाइना की मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। और अगर चाइना के ऑयल शिपमेंट्स को रोक दिया जाए तो पूरे चाइना की इकोनॉमी ठप हो सकती है, जो कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो अब हम लोग बात करें कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंडियन नेवी के इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। वो इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं, और इंडिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का बिल्कुल उनके बीच में लोकेटेड है। और जितने भी शिपिंग वेसल्स हैं वो इंडियन ओशन से होकर गुजरते हैं, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बहुत पास से गुजरते हैं, और इनमें चाइनीज़ शिपमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि किसी भी टाइम अगर इंडियन नेवी को ज़रूरत पड़े तो वो अपनी नेवल स्टेशंस की मदद से और अपने नेवल वेसल्स की मदद से बहुत आसानी से चाइना की जो वेसल्स हैं या चाइना की नेवी है या उनके जो ऑयल शिपमेंट्स है बहुत आसानी से उनको इन आइलैंड्स के ज़रिए रोक सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आप इन पॉइंट्स को पढ़ के बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन और इंडियन नेवी के लिए और आर्मी के लिए भी, और कैसे इनका यूज़ करके इंडिया चाइना को इंडियन ओशन और स्टेट ऑफ मलक्का में पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। और सिर्फ नेवी के जरिए नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने और कंट्री के साथ भी मिलकर चाइना को रोकने का पूरी तैयारी कर ली है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट साइन किया है, और इस पैक्ट के तहत ये तीनों कंट्रीज ने MLSA नाम का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मतलब होता है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। इसको बेहतर समझने के लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इंडिया और जापान के बीच जो ये एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ये दोनों कंट्रीज क्या क्या कर सकती हैं। अगर मैं आपको मोटी बताऊं तो इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री जो बेसिस हैं और नेवल बेसिस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो शामिल है, और वो कंट्रीज भी इंडिया के जो बेसिस हैं उनको यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया चाहे तो जो जापानीज जिबूती बेस है जो कि एक नेवल बेस है उसको यूज़ कर सकता है, और वैसे ही जो जापानीज की आर्म्ड फोर्सेज या नेवल फोर्सेज हैं वो इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वाले जो बेसिस हैं उनको यूज़ कर सकती हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया ने ये पैक्ट साइन किया है, और जो मुआहदा इंडिया का यूएसए और जापान के साथ है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का ये फ़ायदा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बेसिस को यूज़ करके साउथ चाइना सी में भी अपनी जो एक धाक है वो जमा सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंडिया का इंडियन ओशन नहीं साउथ चाइना सी में भी डोमिनेशन होगा, जिससे कि चाइना को बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही साउथ चाइना सी में शुरू से ही चाइना अपना कंट्रोल करना चाहता है, जो कि वो कर नहीं पाए। तो ये जितने भी पैक्ट है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छे होंगे। तो हमने इंडिया की बात की, अब हम बात करेंगे कि चाइना कैसे इस प्लान को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना बहुत ज़्यादा समय से अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, स्पेशली इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़, वहाँ पे पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस बना रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इस पिक्चर के ज़रिए देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से इंडिया को घेरने की कोशिश की है थ्रू मेकिंग ऑफ पोर्ट्स इन इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चाइना ने ज़्यादा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान में गवादर, श्रीलंका में हामनटोटा पोर्ट, म्यांमार में कोको आइलैंड्स और सेतुवे यांगयोन में, और बांग्लादेश में चिटागोंग में इन्होंने पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। और सिर्फ ये 5 कंट्रीज ही नहीं, इन्होंने जिबूती और मालदीव जैसी कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट की है। जिबूती में तो चाइना का एक मिलिट्री बेस भी है, जिसकी मदद से वो इंडियन ओशन पे पूरी तरह से नज़र रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम और आगे डिटेल में अगली स्लाइड से बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ग्वादर पोर्ट के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि कैसे चाइना पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करके अपने ऑयल शिपमेंट्स ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना तक पहुंचाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना के जितने भी ऑयल शिपमेंट्स हैं, अगर ग्वादर पोर्ट का और सीपेक नाम का जो प्रोजेक्ट है, जिसको कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, अगर वो अगले 5 या 10 साल तक सक्सेसफुल हो जाए तो चाइना बहुत आराम से पाकिस्तान के थ्रू चाइना में अपने ऑयल शिपमेंट्स लेके आ सकता है। और ये जितना भी रेड रीजन आप देख सकते हैं ये सारा सीपेक के अंडर आता है, और अगर चाइना सक्सेसफुल हुआ तो इस पोर्ट के ज़रिए अपने काफ़ी खर्चे भी बचाएगा और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी बाईपास कर देगा। और इससे चाइना का जो डर था कि वो इंडिया को पूरी तरह से कि इंडिया पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा, वो डर चाइना का पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना ने
बांग्लादेश में भी बहुत हैवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने वहाँ पे चिटागोंग में एक पोर्ट बनाया है जिसमें कि इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो इसका डर इंडियन गवर्नमेंट को भी था कि शायद इस जो बेस है उसका मिलिट्री यूज़ हो, लेकिन शेख हसीना ने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कह दी थी कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पर्पस के लिए एंड इट इज़ नॉट फॉर मिलिट्री पर्पस। सिमिलरली श्रीलंका में भी चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज में ले लिया है, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट के लिए श्रीलंका ने चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 6.3% के इंटरेस्ट पे, जो कि चाइना उनको पे बैक नहीं कर सका और वो पोर्ट अब चाइना के पास है। तो उसका भी यही डर था कि वो एक मिलिट्री बेस ना बन जाए, लेकिन उसको भी श्रीलंका गवर्नमेंट ने पूरी तरह से खंडन कर दिया। तो जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने लगा वो है चाइनाज प्रेजेंस इन जिबूती। तो जिबूती एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है और बहुत स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड है। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है और बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे नेवल बेस भी हैं, और यहाँ पे चाइना ने अपना सबसे पहला नेवल बेस बनाया है। और चाइना का ये कहना है ये उन्होंने इसलिए बनाया कि ताकि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो डिस्टर्ब कंट्रीज़ हैं उनकी मदद कर सके और अपने जो वेसल्स हैं उनको पायरेसी से बचा सकें, क्योंकि अफ्रीका का जो एक समुद्र वाला इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स और लुटेरे मिलेंगे आपको। इसलिए चाइना का हमने यहाँ पे नेवल बेस बनाया। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना वहाँ से अपने जितने भी वेसल्स हैं वहाँ से वो उन पे नज़र रखेगा जब वो इंडियन ओशन के थ्रू निकलेंगी, और अगर उनको खतरा महसूस हुआ तो चाइना इस नेवल बेस के ज़रिए अपने नेवल वेसल्स भेज के उनको इंडियन नेवी से बचाएगा। तो ये चाइना की मेन स्ट्रेटेजी है। ये नेवल बेस वही काम करेगा जो अंडमान और निकोबार इंडिया के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और शायद मेरी वीडियो में काफ़ी गलतियाँ भी हों, और बहुत थोड़े टाइम में अब मैं माइक भी खरीद लूँगा जिससे कि मेरी जो वॉइस क्वालिटी है वो और भी अच्छी होगी। मेरे पास माइक तो है लेकिन वो आईफोन के लिए है, और मैं अपनी जो वीडियो जो मैं अपने डेल लैपटॉप पे बनाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू।